हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं माहन के बारे में। ठीक है, सो माहन के जो स्ट्रेटेजिक व्यूज़ थे उनको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि एल्फ्रेड थायर माहन था कौन। सो ये एक यूएस का, अमेरिका का नेवी ऑफिसर था, हिस्टोरियन था और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था 19th सेंचुरी का। यानी कि जो भी मिलिट्री टैक्टिक्स वॉर्स वगैरह होते हैं उसमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारे काम कौन देखता था? एल्फ्रेड थायर। क्यों? क्योंकि ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। इसके अलावा बहुत सारे यूएसए के अंदर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, उनमें से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट आता है कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी थी। फिर हम इसके अंदर बताएंगे कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सी पावर अपॉन हिस्ट्री, जो कि एक्सप्लेन करती है टाइम पीरियड बिटवीन 1660 टू 1783। ठीक है, और ये जो किताब है इसकी ये पब्लिश हुई थी 1890 में, और इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया था कि किस तरीके से मैरीटाइम स्ट्रेटजी के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये जो पूरी ओवरऑल थ्योरी है ना माहन की, ये एम्फसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सी पावर, कि अगर एक नेशन को अपना वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस क्रिएट करना है और सबसे पावरफुल होना है तो उसके लिए उससे सी के अंदर सबसे पावरफुल होना पड़ेगा। यानी कि दिस थ्योरी एम्फसाइज ऑन द सी पावर ऑफ अ नेशन टू इंक्रीज इट्स प्रॉस्पेरिटी, टू इंक्रीज इट्स डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है माहन की जो थ्योरीज थी वो सिर्फ यूएस की नेवल पॉलिसीज़ को नहीं बल्कि जो भी मेजर कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, रशिया, इन सबकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस किया माहन की थ्योरी ने। फिर इसने ये भी कहा कि जो सी है ना, ये एक डिसिसिव का मतलब क्या हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन इस्टेब्लिशिंग द ग्लोबल डोमिनेंस बाय अ नेशन। और इसी के कंसेप्ट की वजह से, सी पावर की कंसेप्ट की वजह से माहन जो था ये बहुत ही फाउंडेशनल फिगर बन के निकला इन द मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी में। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे माहन का जो कंसेप्ट था ना सी पावर का, वो क्या था। सो माहन का जो सेंट्रल आइडिया था ना उसकी पूरी थ्योरी के अंदर वो था कि एक नेशन को अपनी सी पावर बढ़ानी चाहिए। तो इसके अंदर सी पावर का मतलब क्या है, तो माहन एक्सप्लेन करता है कि जो सी पावर है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है अगर एक नेशन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी नेशन को अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है। तो उसने सी पावर को डिफाइन किया नॉट मेरली एज अ नेवल स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जो नेवी है वो कितनी पावरफुल है, सिर्फ ये नहीं होता सी पावर। सी पावर का मतलब उसने एक्सप्लेन किया उसकी एक नेशन की कंप्लीट मैरीटाइम कैपेबिलिटी। कंप्लीट मैरीटाइम कैपेबिलिटी मतलब कि वहाँ पर जो भी आर्मी, नेवी आर्मी, जैसे आर्मी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, नेवी, एक एयरफोर्स हो गया और एक ग्राउंड आर्मी जो इंडियन आर्मी होती है वो। सो उसी तरीके से यूएसए के अंदर भी एक ग्राउंड पे आर्मी थी, ठीक है, एक प्लेन वगैरह से, और एक नेवी। सो इसमें सी पावर में सिर्फ नेवल फोर्स पे नहीं बल्कि जो मर्चेंट शिपिंग है उसमें, यानी कि वो शिप्स जो कि ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व होती थी वो भी पावरफुल होनी चाहिए, तभी एक नेशन सी पावर में और ज़्यादा पावरफुल होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस, यानी कि एक कंट्री को सिर्फ अपने ही टेरिटरी में नेवल बेसिस नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, दूर डिस्टेंट एरियाज़ में भी अपने बेसिस अलग अलग आइलैंड्स पे क्रिएट करने चाहिए ताकि इससे उसकी जो रीच है वो बढ़े। तीसरा आता है मैरीटाइम कॉमर्स, कि ये कंट्री जो कि अपना मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो सी से करती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी मैरीटाइम कॉमर्स को बनाए रखने के लिए अपनी नेवी को मजबूत बनाए। तो मैरीटाइम कॉमर्स भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों एक चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि जितना बढ़िया कॉमर्स होगा उतनी बढ़िया क्या होगी, नेवल स्ट्रेंथ होगी, और जितनी बढ़िया नेवल स्ट्रेंथ होगी उतना ही कॉमर्स बढ़ेगा क्योंकि प्रोटेक्शन जो है नेवी करती है, ठीक है, फ्रॉम एनी एनिमी अटैक्स। नेक्स्ट आता है अगला, अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स या ट्रेड कंट्रोल। सो ये 4 मेन चीज़ें आती है जो कि सी पावर को डिफाइन करती है। सो सी पावर के अंदर सिर्फ ये नहीं आता नेवल स्ट्रेंथ की आर्मी कैसी है, बल्कि इसके अंदर आता है ट्रेड, कॉमर्स, अलग अलग नेवल बेसिस क्रिएट करना और नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आता है कि एक नेशन है उसको मान लो अपनी सी पावर बढ़ानी है या उसकी बहुत अच्छी सी पावर है, तो इससे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे एक नेशन की सी पावर इन्फ्लुएंस होती है या अफेक्ट होती है। तो 6 फंडामेंटल फैक्टर्स माहन ने एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला फैक्टर है जोग्राफिकल पोजीशन, की कोस्टल कंट्रीज जो कि ओशंस के पास लोकेटेड है या फिर चोक पॉइंट्स के पास, यानी कि जो छोटे छोटे नैरो पाथवेज होते हैं वो जो कंट्रोल करते हैं ना वही सी पावर में एकदम उभर के आते हैं, उनकी सी पावर बहुत बढ़िया होती है। जैसे कि स्यूज़ पनामा कैनाल अगर कोई होल्ड करता है तो इन केस ऑफ एनी वॉर लाइक सिचुएशन तो उसके अंदर जिसके पास इन जगहों का कंट्रोल होगा वो क्या कर सकता है, आसानी से ब्लॉकेज वगैरह कर सकता है, जिससे कि वो सारे के सारे जो भी रूट्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बढ़िया, जिसकी बढ़िया जोग्राफिकल पोजीशन होगी वो एक बढ़िया सी पावर बन के निकलेगा।
नेक्स्ट आता है एक कंट्री जिसके पास बढ़िया फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हार्बर्स हैं, तो वो भी क्या होगी, एक बढ़िया सी पावर बनेगी। नेशंस जहाँ पर एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, गुड नेचुरल हार्बर्स हैं, इसके अलावा प्रॉपर नेविगेबल रिवर्स हैं, तो वो बेटर प्लेस रहती है टू डेवलप द सी पावर। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, कि टेरिटरी का मतलब यहाँ पर एक नेशन की जो ओरिजिनल टेरिटरी है वो नहीं, बल्कि जो कॉलोनाइज टेरिटरीज होती है वो भी आती है। मान लो जैसे ब्रिटेन है, उसके पुराने ज़माने में कितनी सारी कॉलोनीज थी, अफ्रीका में भी थी, इंडिया में हो गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, म्यांमार वगैरह हो गया। तो जितनी ज़्यादा एक टेरिटरी रहेगी एक एम्पायर की, उतने ही स्ट्रॉन्ग उसके बेसिस होंगे, ठीक है, और उतनी ही उसकी रीच बढ़ेगी और वो उतनी ही पावरफुल साबित होगी सी पे भी। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन, की एक रोबस्ट पॉपुलेशन, एक इंटेलिजेंट पॉपुलेशन होगी, मजबूत पॉपुलेशन होगी, वो प्रोवाइड करती है प्रॉपर मैन पावर टू बोथ मर्चेंट एंड नेवल फ्लीट्स। तो नेवल फ्लीट्स वो हो गए जो कि वॉर्स वगैरह में इंडल्ज होते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह में, सेफ वगैरह सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करने में, और मर्चेंट शिप्स वो हो गई जो कि ट्रेड करती है, सामान को इधर उधर से लाती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल करेक्टर्स, की नेशन विद द ट्रेडिशन ऑफ मैरीटाइम इंटरप्राइजेस एंड एडवेंचरस स्पिरिट दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन मैरीटाइम डोमिनेंस। जैसे कि पुराने ज़माने में जो ब्रिटिश वगैरह थे और पोर्टुगीज़ थे, ये बहुत ही पावरफुल थे सी पे, क्योंकि उनका ट्रेडिशन था कि हमें भाई इन्वेस्ट करना है शिप्स वगैरह बनाने में। जो किंग्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगाते थे नए नए ओशियन ट्रेड रूट्स को खोजने का, ठीक है। तो नेशनल करेक्टर होता है कि नेशन कितना ज़्यादा मानती है अपने मैरीटाइम डोमिनेंस को सपोर्ट करने में। एक फिर आता है गवर्नमेंट अगला, ठीक है। सिक्स्थ आता है एलिमेंट गवर्नमेंट, की स्टेट पॉलिसी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टेट कितना फंड्स, कितने पैसे देती है अपनी शिप्स वगैरह को बनवाने में और मैनेजमेंट करने में, कितना नेवल ऑफिसर्स को पैसा जाता है, तो उससे भी क्या होता है, सी पावर जो है सस्टेन करने में हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से। तो सिक्स कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स थे हमने देखा, गवर्नमेंट, उससे पहले नेशनल करेक्टर की कितनी क्या सोच है नेशन की अपने मैरीटाइम पर्पस के प्रति, कितनी एडवेंचरस स्पिरिट है उनमें, कितना एंटरप्राइज है, कितना खर्चा वो लोग कर सकते हैं। फिर पॉपुलेशन, फिर एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, फिर फिजिकल कन्फर्मेशन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और हार्बर। नेक्स्ट आता है जोग्राफिकल पोजीशन। सो ये था अपना 6 एलिमेंट्स ऑफ द सी पावर फैक्टर्स। फिर आता है अपना पास अलग टॉपिक जो कि क्या है, कंट्रोल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड रूट। फिर महान जो है वो ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं कि एक कंट्री जो कि बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे कंट्रोल कर सकती है वो क्या होगी, एक इमर्जेंट सी पावर बन के निकलेगी। महान हाईलाइटेड कंट्रोलिंग की मैरीटाइम रूट्स एंड चॉक पॉइंट्स, इसमें भी चॉक पॉइंट्स के बारे में बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट रूट्स है जैसे कि इंग्लिश चैनल, स्टेट ऑफ गिब्राल्टार, सुएज कैनाल, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि क्या करते हैं कि अगर एक नेशन इन सभी प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, अपने आप को इन सभी प्लेसेस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो एक स्ट्रैटेजिक सुप्रीमेसी और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर सकता है वर्ल्ड में। इसके अलावा वो स्ट्रेस करता है कि जो ग्लोबल कॉमर्स है वो लाइफ ब्लड है फॉर द मॉडर्न स्टेट, कि एक स्टेट के लिए एक कॉमर्स होना वो भी इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। एक कंट्री कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है उसकी प्रोस्पेरिटी उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बिंग एनिमी ट्रेड रूट वीकन्स देयर वॉर पोटेंशियल, यानी कि अगर एक नेशन जो है वो अपने एनिमी का जो भी ट्रेड रूट वो फॉलो करती है, शिप्स वगैरह जो है उसको अगर वो कंट्रोल कर सकता है या उसका रास्ता जो है वो रोक सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो क्या है, वो वॉर्स वगैरह में एक विनर बन के निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई नेवल ब्लॉकेट्स वगैरह या कंट्रोल ऑन द स्ट्रेटजिक वाटर, ये भी डिटरमाइन कर सकता है आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशंस। सो कितनी ज़्यादा दो नेशंस के बीच में यदि लड़ाई हो जाती है, सो वो नेशन जो कि ब्लॉकेड वगैरह आसानी से कर सकता है, जिसका कंट्रोल है स्ट्रेटजिक वाटर पे, जो कि डिस्टर्ब कर सकता है एनिमी के ट्रेड रूट्स को, जिसके पास प्रॉपर एक्सपोर्ट सिस्टम है, तो वो क्या होगा, हमेशा विनर बन के निकलेगा। तो यही इसके अंदर बताया गया है कि सी पावर को प्रमोट करना है तो इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड रूट को भी कंट्रोल करना आना चाहिए एक स्टेट या नेशन को। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजिक नेवल बेसिस, की महान ऑल्सो असर्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इम्पॉर्टेंट स्टेशन एंड द नेवल बेसिस अराउंड द वर्ल्ड, ताकि आसानी से दूर दूर तक डिस्टेंट ऑपरेशंस करने के लिए सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर बेसिस नहीं बल्कि और दूर दूर अलग अलग आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ में अपने बेसिस इस्टेब्लिश करने चाहिए नेशंस को सी के अंदर, ताकि रीफ्यूलिंग वगैरह करनी हो, मेंटेनेंस रिपेयर करना हो शिप्स का। इसके अलावा प्रॉपर अपना एक फुट होल्ड बनाना हो, अपना एक डोमिनेंस बनाना हो कि देखो हमारे तो कितने सारे बेसेस हैं, तुम हम पे हमला कर ही नहीं सकते, कहीं पर भी हमला करोगे हमारी शिप निकल के आ जाएगी बेस में से।
नेक्स्ट आता है अगला डिसिसिव नेवल बैटल्स। सो डिसिसिव नेवल बैटल्स में क्या आता है कि माहन बिलीव करते हैं क्लैश ऑफ द बैटल फ्लीट्स डिटरमाइंड मैरीटाइम सुप्रीमेसी। अगर हमें देखना है कि दो सुपर पावर्स हैं या दो बहुत कंट्रीज़ हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और हमें चेक करना है कि किसकी सुपर पावर सबसे बड़ी है, तो वो डिपेंड करती है वॉर बिटवीन द बैटल फ्लीट्स। फ्लीट्स का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ शिप्स। तो एक तरफ ये सारी ग्रुप ऑफ शिप्स हैं और एक तरफ इसकी सारी ग्रुप ऑफ शिप्स हैं, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं कि माहन बिलीव करते हैं कि अगर किसी नेशन को अपनी मैरीटाइम सुपीरियरिटी बढ़ानी है, सुप्रीमेसी बढ़ानी है, तो उससे युद्ध करना चाहिए। और युद्ध कैसे करना चाहिए, बैटल फ्लीट्स को बैटल फ्लीट्स की मदद से, ना कि कॉमर्स ट्रेडिंग। कॉमर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर जो एक नेशन है वो अपने दुश्मन नेशन की शिप्स, कौन सी शिप्स, ट्रेडिंग शिप्स जिसमें सामान वगैरह रखा होता है, उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन माहन कहता है कि उसके ऊपर हमला करने की बजाय हमें उन शिप्स पर हमला करना चाहिए जो कि वॉर से रिलेटेड है। नेवी शिप्स हो गई, कॉम्बेटेंट्स वाली शिप्स हो गई, ठीक है, जो कि उसका आर्मी का पार्ट होते हैं। उन शिप्स को हमें क्या करना है, क्लैश करना है उनके साथ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, सो माहन बिलीव दैट द क्लैश ऑफ द बैटल फ्लीट्स जो है डिटरमाइन करते हैं मैरीटाइम सुप्रीमेसी को। ही ऑल्सो अपोज द आइडिया ऑफ कॉमर्स ट्रेडिंग। कॉमर्स ट्रेडिंग हमने देखा एज अ प्राइमरी स्ट्रैटेजी, इंस्टेड इट एडवोकेटेड। उसने कहा कि कॉमर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब जो शिप्स वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व होती है, मर्चेंट शिप्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि किसके ऊपर अटैक करना चाहिए, लार्ज कैपिटल जो शिप्स होती है ना, आर्मीज़ के शिप होते हैं, उनके ऊपर करना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि हमें अपनी नेशन की लार्ज कैपिटल शिप डोमिनेटेड फ्लीट्स बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें इंगेज करना चाहिए डायरेक्टली विद द एनिमी फ्लीट्स टू डिसिसिवली डिफीट दैम एंड एस्टैब्लिश कमांड ऑफ द सी। एनिमी फ्लीट्स मतलब जो भी नेवी वगैरह की शिप्स होगी उस कंट्री की, उससे जो है हमें लड़ना चाहिए डायरेक्ट, और हमें अपनी खुद की एक लार्ज कैपिटल इंटेंसिव फ्लीट यानी कि ग्रुप ऑफ शिप्स तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैरीटाइम कॉमर्स एंड इकोनॉमिक पावर। फॉर माहन देयर वाज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मैरीटाइम कॉमर्स एंड द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। यानी कि एक कंट्री जिसका जितना बढ़िया मैरीटाइम कॉमर्स होगा उतनी ही बढ़िया उसकी इकोनॉमिक पावर होगी। ही बिलीव दैट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज इंसेपरेबल फ्रॉम मैरीटाइम डोमिनेंस। एक थ्राइविंग मर्चेंट मरीन इंश्योर्स वेल्थ एंड रेसिलेंस इन बोथ पीस टाइम एंड द वॉर। कि जितनी बढ़िया वहाँ पे मर्चेंट सिस्टम होगा, यानी कि सामान आता जाता होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिस्टम है, उतना ही वो पावरफुल होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ज्योग्राफी इन ग्लोबल स्ट्रेटजी की। जो माहन्स की जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो इम्फोसाइज करती है द पाइवोट ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ही क्लोजली एनालाइज रीजन्स लाइक्स। सो इसने इसके अंदर ये भी समझा कि एक नेशन की जो भी जोग्राफ़ी होती है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक नेशन कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस और सुप्रीमेसी शो कर सकता है वर्ल्ड में। जैसे उसने करेबियंस को स्टडी किया तो करेबियंस में उसने ये देखा कि करेबियन वगैरह जो है ये क्रिटिकल साबित हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेस साबित है किसके लिए, यूएस सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा पनामा कैनाल्स वगैरह जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा जो इंडियन ओशन है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि ये क्या करता है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इसको कंट्रोल करने में इसके बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर एंड इम्पेरियल कंपटीशन। कि माहन्स वर्क केम ड्यूरिंग एन एरा, कि इसने जो अपनी किताब लिखी थी, पब्लिश करी थी, वो 1890 में करी थी। तो माहन का जो टाइम एरा था वो ऐसा था जहाँ पर इम्पेरियल एक्सपेंशन होते थे। एंड ही आर्ग्यू दैट नेशन मस्ट बिल्ड नेवल कैपेबिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट ओवरसीज़ कॉलोनीज। उस टाइम पे क्या था, इम्पेरियलिज्म था, जो लोग नेशंस वगैरह थे वो एक दूसरे के ऊपर जो है अपने से कमज़ोर वाले जो नेशंस हैं उनको कैप्चर इन्वेड करते थे अपने बेनिफिट के लिए। सो वो भी कहता है, माहन कहता है कि हमें ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना नेवल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। हमें राइवल्स को प्रिवेंट करने से फ्रॉम गेनिंग एनी स्ट्रेटजिक डोमिनेंस हमें नेवल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर फेवरेबल टू देयर इंटरेस्ट। तो इसके लिए भी नेवल कैपेबिलिटीज़, ये बैलेंस ऑफ पावर हो बढ़िया सा, उसके लिए भी नेवल कैपेबिलिटीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरी उसकी थ्योरी थी जिसमें उसने कहा कि अगर हमें इम्पेरियल कंपटीशन में सर्वाइव करना है, हमें अपनी कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किसी और को हमारी जगह लेने से बचाना है, तो हमें हमारी नेवी को बहुत मजबूत बनाना है। इसके अलावा इसने बताया कि मैरीटाइम कॉमर्स जितना बढ़िया होगा उतना ही एक कंट्री की इकोनॉमिक पावर होगी। इसके अलावा इसने बताया कि इम्पॉर्टेंट बैटल फ्लीट्स, नेवल बैटल्स वगैरह करने चाहिए, जो जितने बैटल्स में जीतेगा उतनी ही सुप्रीमेसी उसकी इस्टेब्लिश होगी।
नेक्स्ट आता है इसकी लीगेसी क्या है और इसका इन्फ्लुएंस क्या है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि महान्स आइडियाज़ हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेवल डॉक्ट्राइन्स वर्ल्ड वाइड, कि महान्स के आइडियाज़ ने काफ़ी सारी चीज़ों को प्रभावित किया है, जैसे जो एंग्लो जर्मन नेवल आर्म्स की हर कोई जो है इसकी थ्योरीज़ के बाद सी पावर की इम्पोर्टेंस को समझा और अलग अलग जो है आर्म्स वगैरह इकट्ठा करना, शिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, इन्वेस्ट करना शिपिंग वगैरह में, तो वो स्टार्ट किया जर्मन, रशिया, जापान वगैरह ने। इसके अलावा यूएस पॉलिसीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द पनामा कैनाल वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज राइटिंग। फिर आता है उसकी जो थ्योरीज थी उसको कंपेयर किया जाता है विद द लैंड बेस्ड थ्योरीज लाइक जैसे मैकिंडर की थ्योरी हो गई, लेकिन जो माहन का यूनिक फोकस था ना मैरी टाइम पर और सी वगैरह पे, तो उसने एक नेवल मॉडर्न स्ट्रेटजी का फाउंडेशन रखा है कि हम सबका ध्यान इस चीज़ पे भी है कि हमें सी पावर को भी जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना है, नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, नेवल कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना है, मैरीटाइम कॉमर्स को क्या करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म, कि कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि महान का फोकस जो था वॉज टू डिटर्मिनिस्टिंग, कि ओवर एम्फोसाइजिंग नेवल पावर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर फैक्टर्स, कि इसने जो है नेवल पावर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बस पूरी थ्योरी में उसने ओशियन, कोस्ट लाइन, सीज, लोकेशंस इन पे एम्फोसाइज किया है, और एयर वगैरह रोल, लैंड वगैरह का रोल जो है बिल्कुल भी इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ है 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट आता है हिज बिलीव इन द बिग बैटल्स एंड द लार्ज फ्लीट वाज चैलेंज बाय द इमर्जेंस ऑफ इतना, कि इसने फोकस किया कि हमें जो है बड़े बड़े कैपिटल इंटेंसिव शिप्स, बड़े बड़े ग्रुप ऑफ शिप्स जो है बनाने चाहिए, ताकि अगर कल को युद्ध हो तो हमारा बैटल जो है हम जीते और हमारा जो है सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो। तो इसने कहीं ना कहीं सबमरीन्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, विच कैन रीशेप द नेवल स्ट्रेटजीज लेटर ऑन, जिसने कि नेवल स्ट्रेटजी को बाद में बहुत प्रभावित किया। तो ये कंक्लूजन है हमारे पास कि एल्फ्रेड महान का जो व्यूज़ है उसके ऊपर उसने ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए सी पावर को सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है। उसकी जो थ्योरी है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस पे, प्रैक्टिकल इंसाइट्स पर फोकस करती है। इवन टुडे विद द राइज ऑफ न्यू मैरीटाइम पावर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड रीजन्स लाइक इंडो पैसिफिक्स, महान की जो इंसाइट्स हैं वो हमेशा एक रेलेवेंट फैक्टर रही है इन एनालाइजिंग कि जो भी कन्फ्लिक्ट है, जैसे आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जैसे चाइना हो गई और इंडो पैसिफिक वगैरह के जो आइलैंड्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं किसके लिए, साउथ चाइना सी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है सी की पावर, एक सी की इम्पोर्टेंस एक नेशन के लिए दर्शाता है, ठीक है। और उसके जो व्यूज़ हैं महान के वो आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं। सो ये हमारी पूरी छोटा सा व्यूज़ था, क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? महान के जियो स्ट्रैटेजिक व्यूज़ बताओ, महान व्यूज़ ऑन ग्लोबल जियो स्ट्रैटेजिक, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक डन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे।